यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर 15 साल बाद सत्ता का वनवास खत्म किया है। लेकिन भाजपा के सत्ता में लौटते ही आजमगढ़ का सत्ता से वनवास पक्का हो गया है, क्योंकि इस बार के चुनाव में जिले से भाजपा का सिर्फ एक विधायक बना है, जिसके मंत्री बनने की संभावना बहुत कम है। जी हां, फूलपुर पवई सीट से विधायक चुने गए अरुणकांत यादव मंत्री पद की रेस से दूर हैं। ऐसे में आजमगढ़ वासियों को इस बात का डर सता रहा है कि जनपद कहीं विकास की दौड़ में पिछड़ न जाए। आपको बता दें कि 1991 में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। उस समय पार्टी ने जिले की सरायमीर व मेहनगर सीट पर जीत हासिल की थी और कल्याण सिंह सरकार में सरायमीर विधायक पतिराज उप मंत्री बने थे। बीजेपी ने जब बसपा से नाता तोड़कर यूपी में सरकार बनाई तो यशवंत सिंह को मंत्री बनाया गया था। इसके बाद भाजपा का सत्ता से वनवास शुरू हो गया। आजमगढ़ जिला सपा बसपा का गढ़ बनता गया। पिछले 3 चुनावों को देखें तो जिले का सत्ता से सीधा हस्तक्षेप रहा है। 2007 के चुनाव के बाद बसपा की मायावती सरकार में चंद्रराम यादव, करेली, विद्या चौधरी को जहां कैबिनेट मंत्री बनाया गया, वहीं सुखदेव राजभर विधानसभा अध्यक्ष बने। इसके अलावा डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा और टुनटुन उपाध्याय को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। वर्ष 2012 के चुनाव में सपा ने आजमगढ़ में 10 में से 9 सीट जीतकर नया इतिहास रचा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनी तो बलराम यादव के साथ ही दुर्गा प्रसाद यादव को कैबिनेट मंत्री और वसीम अहमद को राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा करीब आधा दर्जन नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। 2017 के चुनाव में भाजपा 325 सीट जीतकर सत्ता में पूर्ण बहुमत से आ गई, लेकिन पूर्वांचल में एक तरफा जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जिले में सिर्फ एक सीट नसीब हुई। फूलपुर पवई से जीते अरुण यादव दूसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन अनुभवहीन होने के कारण उनके मंत्री बनने की संभावना कम है। तो ऐसे में जिले के विकास की गाड़ी दौड़ेगी या ठप रहेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे भाजपाई तो यही मांग कर रहे हैं कि अरुण मंत्री बने, जिससे जिला विकास की दौड़ में आगे बढ़ सके। अब देखना यह है कि यूपी के नए सीएम की टीम में अरुण रहेंगे या नहीं। जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में नेशनल हाईवे को शीघ्र पूरा करने के लिए सिधारी स्थित कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जून 2018 तक हर हाल में कार्य पूरा करें। कहा कि नेशनल हाईवे में पड़ने वाले स्कूलों की जमीन और बिल्डिंग की मुआवजा देने के लिए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर लें। इसके बाद स्कूल की जमीन और बिल्डिंग का मुआवजा दे दिया जाए। उन्होंने भूमि अध्याप्ति अधिकारी दिवाकर सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूल के जमीन और बिल्डिंग के अनुमति के लिए जो पत्र उच्चाधिकारियों को भेजा जाए, उसकी एक प्रति मुझे भी उपलब्ध कराई जाए। कहा कि इसके बनने में जहां कोई भी समस्या आती है तो उसका निराकरण करते हुए मुआवजे की धनराशि संबंधित को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाए। भुगतान करने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, भूमि अध्याप्ति अधिकारी दिवाकर सिंह, परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट यूनिट आजमगढ़ नवीन मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड बहुमत मिला है।
सरकार भी बनने जा रही है। इससे पूरी पार्टी जोश में है ही, लेकिन आजमगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश तो जैसे उफान मार रहा है। ताजा वाकया ऐसा हुआ कि किसी को भी चकित कर सकता है। पता चला है कि भाजपा के नगर अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता को उन्हीं के पार्टी के नेता रामविलास साहू के ड्राइवर और कुछ अन्य लोगों ने जमकर पीट दिया है। साजिश के तहत हुए इस हमले के बाद शुक्रवार को सिधारी थाने में घंटों पंचायत हुई। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी रहे अखिलेश मिश्रा गुड्डू, अजय सिंह, जयनाथ सिंह जैसे कई दिग्गज नेता मौजूद रहे और उन्हीं के मौजूदगी में जमकर हंगामा होता रहा। मामला अब सत्ताधारी दल का था, लिहाजा सिधारी थाने की पुलिस काफी देर तक दोनों पक्षों को समझाती रही, लेकिन कोई भी सार्थक नतीजा नहीं निकला। सीओ सिटी शिवनाथ गुप्ता ने बताया कि अब दोनों ओर से एफआईआर दर्ज होगा। लोगों से ये कहा कि आप लोग अपनी अपनी तहरीर लिख करके दीजिए, उस पर जांच पड़ताल करके हम मुकदमा कायम कराएंगे, फिर आगे जांच पड़ताल करेंगे। एबीसी चैनल ने इस प्रकरण की सच्चाई जानने के लिए सीधे बात की चेहरे पर चोट लगने से घायल भाजपा के नगर अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता से। क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। क्रम नहीं है, आप लोग जानते ही हैं कि मेरी आज तक किसी से दुश्मनी नहीं हुई। मैं बड़े सहृदयता से सबसे मिलता हूं और सहृदयता का ही कारण था कि इन्होंने ये विधानसभा में टिकट मांग रहे थे और अभी 4 दिन से आए थे। पार्टी ने किस कारण से इनको टिकट नहीं दिया, इन्होंने शुरू किया सब समाज के बीच में और खासतौर से अपनी बिरादरी के लोगों में कि ये साला हमारा विरोध करता है और इसको हम बताएंगे, इसकी वजह से हमको टिकट नहीं मिला और उसके बाद रोज धमकियां दे रहे थे। कहीं बलिया से फोन आ रहा था मेरे ऊपर, कहीं ये जहांगीरगंज से फोन आ रहा था और फोन में ये स्पष्ट धमकी मिली कि अब तुम्हारी पिटाई हुई। तो फिर एक इटावा का या दिल्ली का एक फ़ोन आया मेरे पास, उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप पार्टी के कार्यकर्ता, और उसका थोड़ा रूखा शब्द था। तो मैंने कहा कि हो सकता है ये दिल्ली का ही है, वो दिल्ली उधर ही साइड का भी है। मुझे नहीं मालूम था, वो अननोन पर्सन था। तो मैंने कहा कि मैं आया था यहाँ सिधारी पे, और सिधारी पे आते ही मैंने कहा उसको, फिर फ़ोन किया उसने, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है आ जाओ। मैंने भी फ़ोन लगाया कि भाई आ जाओ मिल लो। जैसे ही आया उसने कहा मैं साहू समाज से हूँ। मैंने कहा ठीक है बैठो। मैं उससे गले मिला, उसको मिठाइयाँ खिलाई और उसके बाद वो प्लानिंग के तहत, ये उनका ड्राइवर निकला और वो प्लानिंग के तहत आए और 3-4 लोग हमको लगे मारने, और मार करके सरेआम सड़क पर, आप वहाँ जा करके लोगों से बाइट लीजिए। मैंने प्रतिकार, मैं अकेले था और मेरे साथ एक साहू समाज के संरक्षक भी थे। सामने वहाँ हमारे साहू समाज के राम प्यारे साहू भी थे, वो दुकानदार लोग भी थे। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे बाद में समझ में आया कि वो उस जो हमारे साथ घटनाओं का प्रकार बनाया जा रहा था, उसका एक ही षड्यंत्र था और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। मैंने इनके हाथों में कट्टा भी देखा और मेरी मोबाइल छीन ली गई और मुझे मारा भी गया। ये चोट है, आप देख ही रहे हैं। भाजपा के नगर अध्यक्ष ने आरोप लगा दिया है और इस आरोप के जवाब में बसपा छोड़कर भाजपा में आए रामविलास साहू से पूछा गया तो उन्होंने सीधे ही आरोप को झूठा करार दिया। रामविलास साहू ने सफाई में क्या कहा, यह रही उनके मन की बात। ये लोग हमारे घर पे खुद चढ़ के आए थे 15-20 की संख्या पे, और ये पवन सिंह है और ये अजय सिंह है और क्या नाम है इनका, और ये लोग घर पे चढ़ के हमको मारने का प्रयास, पुलिस मेरे घर पे थी और ये लोग मेरे घर पे मारने का प्रयास किया है। और मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, इन लोगों की गुंडाई शुरू कर दिया इन लोग और मेरे साथ किया है और मुझे मारने का प्रयास बार बार कर रहे हैं ये लोग और बार बार मुझे टार्चर कर रहे हैं, डेली धमकी दे रहे हैं। मेरे ड्राइवर को बुला करके मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे कि इनके साजिश में शामिल होकर मेरी हत्या करा दी जाए। इनका ये कहना है कि आप टिकट के दावेदार थे जी, हाँ, आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आप उधार खाए हुए थे। ना, ऐसी कोई बात नहीं है, सारा झूठ है, सारा आरोप झूठ है, सारा आरोप झूठ है। जीत के बाद भाजपा के नेताओं में सिरफिटौवल शुरू हो गया है। इस घमासान का समाधान क्या निकलेगा, यह सवाल पूछा गया भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय से। गनीमत यह रही कि पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि रामविलास साहू की ही गलती सामने आई है। अनुशासनहीनता और पूर्व में किए गए कारनामे के चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। यह गनीमत रही कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया और अब कुछ शांति सी लग रही है।
लेकिन यदि आजमगढ़ के कार्यकर्ता इसी तरह आपस में कलह और सिरफुटौल करेंगे तो विकास कब होगा, और इसमें पीएम और होने वाले सीएम क्या करेंगे, यह भी सोचने वाली बात है। देखते रहिए एबीसी चैनल। मेरी बात सुनिए। ये कौन है? ये रामविलास साहू यही है ना? रामविलास साहू आप जयनाथ सिंह जी हैं, हम लोग पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप पहले तो ठीक से बात आप ठीक से बात करें। पहले तो आप ठीक से बात करो, स्वाभाविक तरीके से। कस्टम कमिश्नर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड शिव कुमार शर्मा ने शुक्रवार को कस्टम ऑफिस आजमगढ़ का दौरा किया और कस्टम अधिकारियों के साथ बैठक कर तस्करी से संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली। हरबंसपुर क्षेत्र स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता में आयुक्त ने यह जानकारी दी कि कस्टम आयुक्तालय का वेबसाइट पर रिपोर्ट स्मगलिंग का एक लिंक है। कोई भी व्यक्ति इसमें सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाता है और सूचना देने वाले को जब्त माल की कीमत का 20% तक इनाम भी प्रदान किया जाता है। कुछ केस जैसे सिल्वर, गोल्ड, आर्म और इम्यूनेशन, फॉरेन करेंसी में अग्रिम पुरस्कार के भुगतान का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सूचना सीधे विभागीय अधिकारियों को भी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट में ई हेल्पलाइन का भी एक लिंक दिया गया है, जिसके द्वारा कोई भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपनी समस्या विभाग के संज्ञान में ला सकता है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में 344 केस में लगभग 14 करोड़ रुपया सीज किया गया। यह पिछले साल किए गए लगभग 10 करोड़ रुपए के सीजर से 50% ज़्यादा रहा। आयुक्त ने बताया कि सीमा शुल्क विभाग उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की तस्करी को पूर्णतः रोकने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जनमानस से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि तस्करी रोकने में जनता का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोगों का जो विभाग है यह स्मगलिंग के इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्मगलिंग पर केस बनाता है और हम लोगों को तमाम इनपुट्स इन्फॉर्मर के द्वारा मिलती रहती है और उसके हिसाब से हम लोग अच्छे केसेस बनाते हैं। स्मगलिंग के इनपुट इस बार हम लोगों को अच्छे मिले और पिछले वर्ष के तुलना में इस बार हम लोग 50% ज़्यादा केस बनाए हैं और पिछले बार हम लोगों ने करीब 9.5 करोड़ का केस बनाया था फरवरी महीने तक, जो इस बार हम लोगों का 14 करोड़ तक का केस हम लोगों ने बनाया है। विशेषकर जनमानस का सहयोग इसमें अगर मिले तो हम लोग और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ हर एरियाज़ में होती है और सर्टेन पॉकेट्स में ज़्यादा होते हैं। जब लोगों को जानकारी होती है तो लोग अगर हमें बताएंगे तो हम लोग इसका अच्छा केस बनाएंगे और उन लोगों को अच्छा सरकार के पॉलिसी के तहत रिवॉर्ड भी मिलेगा। जो सरकार के रिवॉर्ड पॉलिसी है उसके तहत जो सीजर वैल्यू है उसका 20% तक की राशि इनाम के रूप में दी जाती है। सर्टेन केसेस में एडवांस रिवॉर्ड भी देने का प्रावधान है, जैसे कि गोल्ड का केस, सीजर का केस, ऐसे केसेस में एडवांस रिवॉर्ड दिया जाता है। और जो भी व्यक्ति इन्फॉर्मेशन देता है तो उसका नाम पूर्णतया गुप्त रखा जाता है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति से मिलता है और उसकी जानकारी और किसी को नहीं होती है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कस्टम डिपार्टमेंट को सहयोग दें और अगर कोई खबर आपके पास आती है स्मगलिंग से रिलेटेड उसकी जानकारी दें, ताकि डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर सके और आप लोग राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान। प्रेम व भाईचारगी के पर्व होली के इस मूल रंग की बानगी गुरुवार को महिला मंडल द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान बखूबी देखने को मिली। आराजीबाग क्षेत्र में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सभी धर्मों वर्गों के लोगों ने शिरकत करते हुए एक दूसरे के साथ पर्व की खुशियां साझा की।
एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए गले से लगाया। जाति पाति व राजनीति को दरकिनार करते हुए फिजाओं में आपसी प्रेम का रंग घोला। एक दूसरे के साथ झूमते गाते हुए पर्व का उल्लास बिखेरा। कार्यक्रम में शीला श्रीवास्तव, नीलिमा श्रीवास्तव, पूनम सिंह, आयशा खां, जस्सी ब्रॉडवे, सुमन सिंह, चेतना अग्रवाल, सारिका सिंह, निरुपमा पाठक, फिरदौस, आसमा, रेखा सिंह, वंदना श्रीवास्तव, अनीता सिंह, क्षमा गुप्ता, बिंदु राय, नीलम सिंह, महिला मंडल की तमाम सदस्याएं उपस्थित रहीं। आज महिला मंडल ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें कि आज हर धर्म के लोग मौजूद थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हर धर्म के लोगों ने मिल के आज ऐसी होली मनाई है कि सभी लोग इतना प्रसन्न हो गए कि देखते बन रहा था कि बाकी नेता लोग जो हम लोगों को लड़ाते हैं, आपस में भिड़ाते हैं, अगर वो आज वहाँ होते तो देखते कि हम लोग आपस में कितना मिलजुल के होली खेल रहे हैं। ये संदेश हम लोगों ने दिया कि जाति पाति का बिल्कुल असर यहाँ से हटाया जाए। जो नफरत की आंधी आज सबके पास चल रही है, जो राजनीति में हो रहा है, वो सब चीजें ना हो, ये संदेश हम लोग देना चाह रहे थे। पर्व पर रंग तो बहुत सारे बिखरे, लेकिन कैनवास पर जो रंग कलाकारों ने बिखेरा वह अद्वितीय, अकल्पनीय व एक अलग ही कहानी कहते नजर आए। जी हाँ, आप उसी त्रिदिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का दृश्य देख रहे हैं, जिसकी दीर्घा श्रीमन मंगलम हॉल के सभागार में फाइन आर्ट सेंटर के तत्वाधान में सजाई गई है। गुरुवार को इस त्रिदिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी व कलात्मक परिचर्चा का उद्घाटन मंडलायुक्त नीलम अहलावत ने किया। उन्होंने कलाकारों द्वारा निर्मित पेंटिंग का अवलोकन किया और कलाकारों से उनकी कृतियों के बारे में विस्तारपूर्वक बातचीत की। उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में पंचतत्व विषय पर कलाकारों द्वारा जो सृजन किया गया है, उसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। यह कृतियाँ बहुत कुछ कहती हैं। कला किसी भी सभ्यता की पहचान होती है। यह कलाकारों की जिम्मेदारी होती है कि अपनी कला के माध्यम से सभ्यता व संस्कृति को संजोए रखें। कला मन और भावनाओं का संगम है, जो आज यहाँ देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि पंचतत्व विषय पर समाज के सभी वर्गों को जागरूक होने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। यह कृतियाँ इन विषयों पर संवेदनशील बनाने में बड़ी भूमिका अदा करेंगी। बहुत मुझे खुशी है कि आजमगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, विशेष करके बच्चियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उनकी प्रतिभा को पहचानना, उनको आगे बढ़ाना एक बहुत पुनीत काम है, जिसमें श्रीमती मिश्रा जो है सहयोग कर रही हैं। इसलिए बहुत बहुत इनको बधाई। बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, बहुत अच्छे बच्चे हैं और निश्चित रूप से आगे जाएंगे ये बच्चे।
खूब मुनाफे और अच्छी कमाई का लालच देकर नोएडा के जालसाजों ने करोड़ों रुपए की ठगी कर ली थी। हालांकि पुलिस की छानबीन में इस मामले का खुलासा तो हो गया, लेकिन आजमगढ़ में हजारों महिलाओं से की गई करोड़ों की ठगी पर जिम्मेदार अफसर मौन साधे बैठे हैं। पीड़ित महिलाएं पुलिस विभाग के अफसरों से मदद मांग रही हैं। पिछले 1 साल से आजमगढ़ में ब्यूटी पार्लर, ट्रेनिंग सेंटर चलाने व खोलने के नाम पर एक एनजीओ के पदाधिकारी पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने आई महिलाओं ने अपनी व्यथा मीडिया से भी साझा की। एक महिला ने बताया कि सरकारी प्रोजेक्ट बताकर हमसे पैसा लिया गया, लड़कियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर उनसे भी धन उगाही की गई। सरकारी योजना समझकर सैकड़ों लड़कियों महिलाओं ने पैसा लगा दिया। कहा गया था कि हर महीने 8,500 वेतन मिलेगा, लेकिन साल भर हो गया, 1 रुपया भी वेतन नहीं दिया गया। हम इस पूरे मामले की जांच और पैसा वापस दिलाने की मांग करते हैं। ये हम लोग का खुला था, ये सरकारी केंद्र खुला था, ये पार्लर और सिलाई का, और ये जो चल रहा था इसमें हम लोग, और खुलने के बाद जो चला है साल भर, उसके बाद ये लोग एक बार भी पैसा नहीं दिए हैं लोग। उसमें क्या सिस्टम था, कैसा पैसा जमा करना था, क्या मिलना था? इसमें 25 लड़कियों को चलाना था, पार्लर सिखाना था, लड़कियों से 850 और जो चला रहा था उसे 2000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म और करवा के ये लोग चला रहे थे, ताकि मतलब महीने महीने का हम लोग को दिया देने का वादा किए थे कि 8,500 हम लोग को दिया जाएगा तनख्वाह लड़कियों को सिखाने का। लड़कियों को सिर्फ एक बार जमा होगा, दोबारा फिर नहीं जमा होगा। 4 बार उन लोग को फ्री में सिखाया जाएगा। तो कितना पैसा आप लोग का कितने महीने से बाकी है? हम लोग का लगभग साल भर हो गया पूरा। ये पैसा बस एक बार दिए हैं, उसके बाद से दिए नहीं है। मेरा दिए बकिया कितने केंद्र में तो मिला भी नहीं है पैसा। कितना केंद्र बना था? 150 बना। अभी क्या कह रहे हैं वो? अभी वो सीधे बोल रहे हैं जो करना हो कर लीजिए और हम देंगे नहीं। आप लोग से कैसे कॉन्टेक्ट? अब हम लोग से एक लोग हैं बगल की ही, वही खुलवाई थी। यही सब कुछ चल रहा है, प्राइवेट मतलब सरकारी ये चलेगा और आप लोग को सिखाएंगे तो ऐसे मिलेगा। तो हम लोग उस लालच में भाई खोल लिए कि चलेंगे तो अपना कुछ पैसा ही मिल जाएगा, तो इसलिए लड़कियों को सिखा लिए। लड़कियां भी तैयार हो गई कि भाई सरकारी चीज़ है और इसमें हम लोग को मिलेगा क्या, सर्टिफिकेट मिलेगा, उस लालच में वो लड़कियां भी सीखने को तैयार हो गई। हम मतलब मेरा चलता है पार्लर का 2 चलता है, जिसमें कि 50 लड़कियां हैं, 25 मतलब उस तरह जोड़ लीजिए आप लोग कितना हुआ। अभी आपकी मांग क्या है? मांग ये है कि हम लोग का जो पैसा होता है वो हम लोग का दे। आलम यह है कि शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एनजीओ चल रहा है और उसी में यह सब गोलमाल हो रहा है। समाज कल्याण समिति के नाम पर क्या हो रहा है, इसकी जांच जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अफसर तत्काल कराएं तो एक बड़े घोटाले का राजफास हो सकता है। महिलाएं महज कुछ पदाधिकारियों के नाम ही जानती हैं, असली सूत्रधार कौन है पता ही नहीं। यही वजह है कि इसमें पुलिस के छानबीन की भी जरूरत बताई जा रही है। ये देखिए ये तो जोड़ लिए थे, ये इन्होंने हम लोग को सर्टिफिकेट दिया था कि ये सर्टिफिकेट है, इसी आधार पे आपको काम करना है। हमने पता किया, हमको लगा ये सही है। फिर यहाँ यही शहर के थे, हमारे घर के थोड़ा से दूर पर थे, इसलिए लगा कि विश्वास में है, चलिए कर लेते हैं। हम लोगों ने ये काम किया, यहाँ शहर में आए, इन लोगों से बात की, जो पार्लर चलाती है, जो सिलाई सिखाती हैं, ये लोग तैयार हो गई करने के लिए। इन लोगों का सेंटर हम लोग खुलवाए। आगे आप क्या करेंगे? इनका पैसा तो फंस गया है, तो कैसे निकालेंगे? तो अब उसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर मदद मांगने, तो क्या हम लोगों की मदद करें। और पास कौन लोग थे? वो सादाब हैदर हैं, सिवली के हैं, श्रीकांत हैं, उनका नाम एड्रेस नहीं मालूम है हमको, वो जहानागंज के हैं। सभी लोग आजमगढ़ के रहने वाले। हाँ, और एक गोलू है नाजिम, वो ठिकमा के हैं, और जो सादाब हैदर हैं उनके भाई हैं आमिर रजा, और उनके छोटे भाई फईम। उनसे कांटेक्ट हुआ लोगों का? हाँ, कांटेक्ट हुई है। वो कह रहे हैं पैसा देने के लिए, कह रहे हैं कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, 1 महीने का, हम पैसा देंगे, FIR मत करिए। निजामाबाद क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब में त्रिदिवसीय सालाना महान गुरुमत समागम 24 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है।
4 दशक से भव्य पैमाने पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का जन संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए 24 फरवरी से 16 मार्च तक पूर्वांचल के प्रत्येक जनपद का भ्रमण हुआ है। मुख्य सेवादार जत्थेदार सतनाम सिंह ने विट्ठल घाट स्थित श्री गुरु नानक दरबार में प्रेस वार्ता का आयोजन कर कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी। आरंभ श्री अखंड पाठ साहिब प्रातः 9 बजे आरंभ होकर के जो इस महान गुरमत सालाना समागम की प्रारंभता की जाएगी, जो निरंतर 48 घंटे चलेगा। ये अखंड पाठ साहिब गुरु महाराज से दूसरे दिन 25 तारीख को विशाल शोभा यात्रा जो नगर से होती हुई गुरुद्वारा साहिब से प्रारंभ होकर के नगर भर होती हुई निजामाबाद गुरुद्वारा साहिब में संपन्न होएगी और रात्रि 25 तारीख को जो जन जागरण के रूप में रैन सभाई कीर्तन का आयोजन है, जो रात 9 बजे से चल करके सुबह 5 बजे तक चलेगा। और विशेष जो 26 तारीख का कार्यक्रम है, दिन रविवार वाले दिन पूरे दिन अखंड पाठ साहिब की समाप्ति उपरांत दिन भर दीवान सजेंगे, गुरु के लंगर भी अटूट चलेंगे। आप सारी संगत से बेनती है कि समय सर पहुंच करके गुरु महाराज के दरबार में हाजिरी लगाएं। उन्होंने बताया कि 26 मार्च तक चलने वाले सालाना महान गुरमत समागम में विभिन्न प्रांतों से लोग गुरु दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी से सारी संगतां, गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत जो भी है वो पूरे पूर्वांचल से, इवन पंजाब से भी कई प्रांतों से लोग इस ऐतिहासिक दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और गुरु महाराज का अमृत जल जो गुरु जी की खड़ावें हैं उनके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। जो सालाना महान गुरमत समागम 24, 25, 26 मार्च को होना है, उसके संबंध में ये ऐतिहासिक स्थान जहां साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज और बाबा श्री चंद जी के चरण पड़े, वो तपोस्थली गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद में है। उसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24, 25, 26 मार्च को जो सालाना महान गुरमत समागम हो रहा है, उसकी जनसभा एक आज गुरुद्वारा आजमगढ़ में हो रही है। मैं सर्वत संगत से बेनती करूंगा कि इस सालाना समागम में पहुंच करके गुरु महाराज के दरबार की हाजिरी भरें और अपने जीवन को सफल बनावें। ये ऐतिहासिक स्थान गुरु का ताल आगरा के बाबा जी, बाबा प्रीतम सिंह जी सेवा निभा रहे हैं और दास उस स्थान पे रह करके आप संगतों की सेवा कर रहा है। आज सब संगत को मैं अपील करने के लिए गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार विट्ठल घाट पहुंचा हूं। मेरी यही अपील है कि इस ऐतिहासिक स्थान के दर्शन करो और अपना जीवन सफल करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहर के अनंतपुरा, कटरा व आसपास के मोहल्लों से आए लोगों ने शुक्रवार को नगरपालिका कार्यालय पर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। मोहल्लेवासी मांग कर रहे हैं कि अनंतपुरा, कटरा में सार्वजनिक शौचालय और धर्मशाला बनवाया जाए। महिलाओं का कहना है कि वर्षों से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन स्थानीय विधायक और नगरपालिका अध्यक्षा की उपेक्षा से ही दोनों मांगे पूरी नहीं हो पाई। एक तरफ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री घर घर और गांव-गांव शौचालय बनवा रहे हैं, तो यहां बहू और बेटियां परेशान हैं।
बहुत 4-5 साल से शौचालय पुराना पंजर पड़ा है। हमारी बड़ी बड़ी 4 लड़की हैं, अब खेत जाती है, हमें बहुत समस्या है। ये जो पेट ऐसा कब भी गड़बड़ा जाए, हम लोग परेशान है शौचालय को लेकर के। हम चाहते हैं कि हमारा शौचालय और उसमें एक धर्मशाला बन जाए, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। हम लोग कहाँ से धर्मशाला के लिए पैसा लाएंगे देने के लिए? शादी है, ब्याह, हर चीज़ की समस्या है। हम लोग चाहते हैं हमारा शौचालय और धर्मशाला बने, यही हमारी लोगों की समस्या बहुत भारी है। उनसे कभी आपने शिकायत की? कभी कहा? कई बार कहा गया भाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर पालिका यहाँ के धरना देने आई है? कहाँ दे बताइए आप? नगर पालिका में ना दे। आज यहाँ आइए तो क्या हुआ है? अध्यक्ष से मिलने कहाँ जा रहा है? समस्या का हल हो जाए तो अच्छी बात है।